नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा पेपर होने वाला है मानचित्रकार परीक्षा। इस पेपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए मिलने वाले हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से हमारे नए नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रीवियस पेपर की एक सीरीज चलाई जा रही है। यदि आप इससे नहीं जुड़े, आप इससे जुड़ो। अब तक हम अपने प्रीवियस पेपर के 21 पेपर अपने कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आप सबको कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो आप इस सीरीज के साथ जुड़ो। अपने शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो भी क्वेश्चन होगा हमारा उसे पढ़ेंगे हम अपना पूरी डिटेल में। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपका छोड़ दिया जाए। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बंगाली भाषा किस अपभ्रंश में आती है। पहला क्वेश्चन पूछा गया हमारा अपभ्रंश से, और यहां से क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं। और अब जो हमारा सिलेबस आया है उसमें अपभ्रंश को अलग से हाईलाइट किया गया है। तो अब आपको बिल्कुल भी इसके साथ ढिलाई नहीं करनी है। अपभ्रंश को स्पेशल लिखा है, अपभ्रंश के बारे में विशेष उपबंध। तो आपको याद रखना है अपभ्रंश के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है टूटा हुआ, अर्थात खंडित रूप में जो बिखरा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, हम अपभ्रंश कहते हैं। जिसे पढ़ने के बाद सिद्ध ना किया जा सके, इसे अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश के बारे में अन्य जानकारी जो आपको याद रखनी है, अपभ्रंश का जन्मदाता किसे बोला गया है। किस व्यक्ति को अपभ्रंश का जन्मदाता बोला गया है, तो बताना आप। आचार्य बियाली को अपभ्रंश का जन्मदाता बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट, अपभ्रंश का उपनाम। अपभ्रंश का उपनाम क्या है, तो आपको बताना अपभ्रंश को हम उकार बहुला के नाम से भी जानते हैं। उकार बहुला, ये बेसिक जानकारी है अपभ्रंश के बारे में, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, अपभ्रंश का क्वेश्चन पूछा जाता है कार्यकाल क्या रहा। अपभ्रंश का कार्यकाल हमारा शुरू होता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, और ये हमारे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अपभ्रंश का कार्यकाल पूछा गया है। शाब्दिक अर्थ याद रखना है, टूटा हुआ, जन्मदाता याद रखना है, उपनाम याद रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाली भाषा किस अपभ्रंश में आती है, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन चाहे बंगाली भाषा पूछी जाए, उसके बाद चाहे हमारी बिहारी भाषा पूछी जाए, उसके बाद हमारी या उड़िया भाषा पूछी जाए, उसके बाद या हमारी असमिया पूछी जाए। चारों भाषाएं हमारी याद रखना, असमिया, उड़िया, बंगाली और हमारी बिहारी। इन सब का जो हमारा उद्भव हुआ है, ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये हमारी मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो इसमें दिया गया हमारा ब्राचल अपभ्रंश में क्या आती है, तो बताना। इसमें हमारी सिंधी आती है और दूसरी पंजाबी आती है। अर्धमागधी में क्या आती है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्धमागधी में क्या आती है, तो इसके अंतर्गत हमारी पूर्वी हिंदी आती है। और सोरसेनी अपभ्रंश जिसे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इसके अंतर्गत कौन सी आती है, तो बताना। पराग नाम से याद रखना। ऐसे क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी, रा से हो जाएगा राजस्थानी, और गै से हो जाएगा गुजराती। तो अपभ्रंश का क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक व्यक्ति है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, लेकिन उनके बात का खंडन किया जाता है। व्यक्ति का नाम है भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी ये व्यक्ति है, और इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारी पंजाबी भाषा है, इसका उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इन्होंने बोला इसका उद्भव टक अपभ्रंश से माना है। ठीक है, किसके आधार पर, भोलानाथ तिवारी के आधार पर। तो सिर्फ ये अकेले व्यक्ति आते हैं। जबकि क्वेश्चन पूछा जाए सर जो हमारी पंजाबी है वो ब्राचल में आएगी या हमारी टक अपभ्रंश में आएगी, तो आपको आंसर लगाना ब्राचल अपभ्रंश। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोलानाथ तिवारी के आधार पर पंजाबी का उद्भव किससे हुआ है, तो तब बताना टक अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में पूरी डिटेल में आया होगा।
उसके बाद देखते देखो दूसरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। और क्या दिया गया है, ऊपर अच्छा नहीं है में किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग किया गया है। अब देखो संज्ञा से क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का लेवल देखो, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ऊपर अच्छा नहीं है में किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग किया गया है। अब आप देख सकते हो यहां दिया गया ऑप्शन नंबर ए में क्रियार्थक संज्ञा, अर्थात क्या इसमें क्रिया को संज्ञा बनाया गया है। दूसरा दिया गया है विशेषणार्थक संज्ञा, क्या विशेषण को संज्ञा बनाया है। या दूसरा दिया गया है अव्ययार्थक संज्ञा, क्या अव्यय को बनाया है या सभी को बनाया है। तो सभी तो नहीं होने वाले, ऑप्शन तो ए बी सी में से है, तो आपको याद रखना इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, अव्यय को बनाया गया है संज्ञा का रूप। और इस कारण क्या बना हमारा, ऊपर हमारा अव्यय है और हमारा जो क्वेश्चन का आंसर बना अव्ययार्थक संज्ञा बना। ठीक है, यदि हम याद रखना, यदि हम संज्ञा का प्रयोग क्रिया के रूप में करेंगे तो क्रियार्थक हो जाएगी। उसके बाद विशेषण के रूप में करेंगे तो विशेषणार्थक हो जाएगी। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है अव्यय के रूप में अव्ययार्थक हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन, उसके बाद ये क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है हमारा, उन और अन दो शब्द दे दिए, किस भाषा के उपसर्ग हैं। मैंने आपसे कई बार बोला है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज आपके सामने है उन और अन किस भाषा के उपसर्ग हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत या सभी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हमारा अपभ्रंश से। यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते ही रहते हैं, आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उपसर्ग से, कि जो हमारे उपसर्ग होते क्या हैं, तो बताना सर ये अविकारी होते हैं, अर्थात इनमें कोई विकार उत्पन्न हम नहीं कर सकते। उसके बाद और क्या बोलते हैं, ये हमारे शब्द का अंश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द का अंश होते हैं, दोनों उपसर्ग प्रत्यय हमारे क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। उसके बाद पूछा जाए उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, तो बताना उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है हमारा संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा होता है हमारा उर्दू के उपसर्ग, और अरबी फारसी इसी के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में जो हमारे उपसर्ग होते हैं कितने होते हैं, बताना 22 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं हमारे 13, और उर्दू में 19 होते हैं। और हिंदी में जो हमारे 13 होते हैं, ये हमारे क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो आपको याद रखना, इसमें हमारा उन उपसर्ग भी आता है, अन उपसर्ग भी आता है, ए उपसर्ग भी आता है, उसके बाद अध उपसर्ग भी आता है। नेक्स्ट और जो महत्वपूर्ण है आपको याद रखना, एक एक शब्द वाले, जैसे कु उपसर्ग आता है, सु, नी और दू, आप एक साथ जोड़ देना इन सबको। ये उपसर्ग अगर आपको कहीं मिल जाए ये हिंदी के होते हैं। जबकि संस्कृत के हमारे जो उपसर्ग होते हैं इसमें क्या आता है हमारा प्रति, प्रति के बाद प्रय आ जाएगा। जिस भी शब्द पे हलंत लग जाए वो हमारा संस्कृत का हो जाता है। जैसे निध दिया गया, निर है ये, आपको याद रखना, निर, निर के बाद निस, निस के बाद अन्य होता है आपका दुर, जो दुर निवारण वाला होता है। तो ये शब्द हमारे संस्कृत के होते हैं। उर्दू के जो हमारे उपसर्ग होते हैं ये भी आपको याद रखना, जैसे ना, नापसंद में आता है, इसका प्रयोग किया जाता है। गैर हाजिर, सर में आएगा सरताज, बे आ जाएगा बेरहम या बेदाग, बर आ जाएगा कम, खुश। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ आपके उपसर्ग दिए गए ये उर्दू के होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है आपके सामने, मैं आपसे हमेशा बताता रहता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उपसर्ग दे देगा और आपसे पूछेगा कौन सी भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, आप एडवांस हो जाओ क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया हमारा, ज्यों त्यों करके, बिल्कुल सही है, ज्यों त्यों करके बस पूछ लिया शब्द क्या है, क्या क्रिया, क्या विशेषण है, क्या क्रिया विशेषण है। ज्यों त्यों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ज्यों और त्यों, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण क्या शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद भेद पूछे जाए, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो बताना आपको 4 भेद होते हैं। चारों भेद इंपोर्टेंट है।
पहला आता हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा आता हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण और लास्ट हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या है, हमारे क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, रीति, काल, स्थान और परिमाण याद रख लेना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थान किसके अंतर्गत आता है या काल किसके अंतर्गत आता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए हम किस शब्द से प्रयोग करते हैं, कैसे। काल ये समय होता है और समय की पहचान किससे करते हैं हम, कब से। जैसे सोहन परसों दिल्ली गया, कब गया, तो पता चल जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि एक समय का पता चला है। उसके बाद स्थान, सोहन दिल्ली गया तो एक स्थान का पता चला, कहां गया, दिल्ली। उसके बाद परिमाण, इससे की पहचान कैसे करते हैं, कितना। जैसे आप कम पढ़ते हो, आप कितना पढ़ते हो, कम पढ़ते हो, तो ये हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक। ठीक है, ये उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, इस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा मुहावरा पूछा गया है। मुहावरा हमारा गलत हो नहीं सकता। क्या दे रखा है, अमर बेल बनना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दुर्लभ हो जाना, दृढ़ता पूर्वक संलग्न करना, या बात पर ध्यान ना देना, इच्छा पूरी करना। क्या होगा हमारा अमर बेल मुहावरे का शब्द। मुहावरा आपको सभी को पता होगा कौन सी भाषा का शब्द, ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है, जबकि लोकोक्ति हमारा संस्कृत भाषा का शब्द होती है। तो क्या होता है इसमें, अमर बेल बनना अर्थात दृढ़ता पूर्वक संलग्न करना या दृढ़ निश्चय ले लेना, अमर बेल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जो हमारा दिया गया, कौन सी संज्ञा, एक और क्वेश्चन आया है, नया क्वेश्चन, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है। मैंने आपसे बोला था पेपर है ये, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल नए मिलेंगे देखने को, और ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। बताओ किसमें कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ बिल्कुल शुद्ध दी गई है। पहला दिया गया है शंका का समाधान, कार्य की पूर्ति, भवन की रचना, और उसके बाद ग्रंथ का निर्माण। किसके साथ दिया गया है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा शंका का समाधान। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया हमारा, निम्नलिखित व्यंजनों में से सघोष भी बताना है, महाप्राण भी बताना है, और मूर्धन्य भी बताना है। एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें पूछ ली। निम्नलिखित व्यंजनों में से सघोष भी है, महाप्राण भी है और मूर्धन्य भी है। आप बताओ कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए तो अपने आप ही कट के चला जाएगा, क्योंकि एक ही बताना है। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो हमारा सघोष भी है, महाप्राण भी और मूर्धन्य भी। और आपको एक चीज याद रखनी कि तीनों जो दिए गए हमारे स्पर्श व्यंजन है। एक चीज तो क्लियर है, ये भी हमारा ऑप्शन नंबर डे भी और घे भी जो दिए गए हैं सब हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो क्वेश्चन तो स्पर्श व्यंजन से पूछा गया है, आपको याद रखना है स्पर्श व्यंजन के बारे में। कितनी संख्या होती है, 25। अगर पूछा जाए वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन के 5, जबकि संख्या कितनी दी गई है, 25। पहला क वर्ग, छ वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जिसे बोलते हैं एक साथ कचट तक। अब क वर्ग में क्या आता है, क के बाद ख, ख ग, ग और इसे बोलते हैं अडंगा, याद रखना, जो गंगा में आता है। छ के बाद छ, ज, झ और उसके बाद आएगा आपका अइया आएगा, यहाँ पे लाइन आएगा, अइया बोलते हैं इसे। उसके बाद ट, ठ, ड, ड और अण, अण खाली, त, थ, द, द और ने, प, फ, ब, भ और में। ये होगा हमारा स्पर्श व्यंजन। अब यहां के बाद जो आपको याद रखना है, आपको पता है कि ये दोनों जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, ये हमारे अघोष होते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अघोष वाला कोई हमारा आना नहीं।
अर्थात ये तीनों हमारे क्या है, सघोष है। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा इन तीनों से ही बनेगा, सही है। उसके बाद देखते हैं महाप्राण की भी बात की गई है। महाप्राण क्या है, तो अब आपको याद रखना है जो हमारा होता है, कौन कौन से होते हैं समझना आप इसे, कि एक होता हमारा पहला पूरा कै वर्ग, दूसरा हमारा पूरा आ जाता घ, और फिर में, ये क्या हमारे अल्प प्राण है, ठीक है। और जैसे ये हमारा अल्प प्राण आएगा, इसमें से कुछ चीजें अपनी कटती चली जाएंगी। अब बचा क्या हमारा, ये नहीं होने हमारे अल्प प्राण, अब बचे क्या हमारे चौथा, जो दूसरा और एक चौथा, ये क्या है हमारे महाप्राण है। और हमें यहीं से क्वेश्चन बताने हैं हमें, एक तो हमारा सघोष हो और दूसरा हमारा महाप्राण भी हो। कौन सा ऐसा है जो हमारा सघोष भी है और हमारा महाप्राण भी है, तो जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ये हमारा डे, ये हमारा सघोष भी बना है और ये हमारा महाप्राण भी बना है। लेकिन आगे भी पूछा है मूर्धन्य, तो ये हमारा मूर्धन्य भी होता है, सही है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा कंठ, दूसरा तालु, और ये तीसरे पा गए हम मूर्धा पर। तो हम डायरेक्ट मूर्धा में देख लेते हैं जो हमारा मूर्धा भी है, तो ये हमारा हो जाएगा। आया तो घ भी है, लेकिन घ क्या है, ये हमारा कंठ है। हमें क्या निकालना था, मूर्धा निकालना था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इस तरह से इसे निकाल सकते हो, जबकि झ जो दिया गया है हमारा झ नहीं आएगा, क्योंकि झ हमारे तालु के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से छांटने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर यदि आपकी याद है स्पर्श व्यंजन या कहीं से भी पूरी वर्णमाला आपकी याद है, आप कोई क्वेश्चन हो, आप अपने क्वेश्चन को डूबने नहीं दोगे, कहीं ना कहीं से आप उसे निकाल कर ले ही आओगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो हमारे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है हमारा, तो क्या बोला गया है, चाय में कुछ नहीं है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। चाय में कुछ नहीं है, ये बात तो गलत है। देखो, चाय में कुछ नहीं है ये बात गलत है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया अच्छी बात है, लेकिन चाय में कुछ नहीं है, चाय में कुछ तो आता है। क्यों कहते हैं ना कि सुनो ये हकीकत बहुत पुरानी है, चाय आज भी दिल की राजधानी है। तो ये है, चाय तो बहुत कुछ होती है, चाय क्या नहीं होती। हमारी एक राय है कि इश्क से बेहतर चाय है, तो चाय तो बहुत अच्छी चीज है। ये बिल्कुल गलत लिख दिया एग्जामिनर ने, पर कोई नहीं, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है। चाय में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, इसमें पूछा है, पूछ लिया हमारा अनुस्वार और विसर्ग है। आसान है, पूछा गया अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं, तो आपको बताना कि सर ये अनुस्वार और विसर्ग हमारे क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं। उसके बाद अयोगवा का जन्म कहाँ हुआ है, तो आपको बताना अयोगवा का जन्म संस्कृत भाषा में हुआ है। अयोगवा होते क्या है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बताना, जो ध्वनि ना तो स्वर हो, समझना, जो ध्वनि ना तो स्वर हो और ना ही व्यंजन हो, जो ध्वनि ना तो स्वर हो और ना व्यंजन हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम अयोगवा कहते हैं। और अयोगवा में क्या आते हैं हमारे, अनुस्वार और विसर्ग दोनों आते हैं, ये हमारे क्या है, अयोगवा होते हैं, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, आगत व्यंजन पूछे गए हैं। आप बताओ कौन सा आगत व्यंजन आप लगा सकते हो, सेम इसी तरह से पूछे गए हैं। पहला आओ, ये तो नहीं होगा भैया, ये तो हमारा ही है, ना ही ये होने, ये हमारे संयुक्त व्यंजन, ये भी हमारे हैं। आप ये बताओ, जिसे हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, क्या हम इसे आगत बोल सकते हैं, द्विगुण व्यंजन को हम आगत नहीं बोल सकते, तो आगत क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि जय जो है हमारा, ये हमारा इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, आपको याद रखना इसे क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। और नुक्ता वाले शब्द हमारे विदेशी शब्द हैं, ये हमारे आगत शब्द होते हैं। जय फे के नीचे हमारा नुक्ता लगा हुआ होता है, फे के नीचे भी होता तो भी हमारा ऑप्शन नंबर बी ही आंसर हो जाता। जबकि जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यदि आपको ये लग रहे हो, तो देखो ये जो है हमारे विदेशी शब्दों के नीचे बिंदा, इसे नुक्ता बोलते हैं,
जबकि हमारे डे और डे अगर इसके नीचे वाले बिंदु को बोलेंगे तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम ताड़नजात। नुक्ता और ताड़नजात लगने वाली बिंदु एक सी है लेकिन दोनों अलग अलग है। अगर द्विगुण व्यंजन के नीचे पूछा जाए क्या है तो बताना ताड़नजात, और पूछा जाए विदेशी शब्दों के नीचे तो उसे बोलते हैं नुक्ता। सही है। ये जो शब्द है हमारे, ये तो द्विगुण व्यंजन कहते हैं हम इसे। दो गुण होते हैं इसमें, कि दो गुण होते हैं तो कौन कौन सी भाषा के दो गुण होते हैं, एक तो हमारी हिंदी स्वयं हो गई और दूसरी हो जाती है हमारी फारसी। सही है। नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, व्यवस्थित रूप से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा जो हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है। तो क्या पूछा गया है, महादेवी वर्मा की गद्य रचना बतानी, अर्थात महादेवी वर्मा की ऐसी रचना बतानी है जो किस पर आधारित हो, गद्य पर आधारित हो। कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा की गद्य पर आधारित है। ऑप्शन भी दे दिए गए हैं हमारा, पहला दीपशिखा, पथ के साथी, यामा और रश्मि। तो क्या आंसर होने वाला है इसका, जो हमारी गद्य पर आधारित है। आपको याद रखना, पथ के साथी किस पर आधारित है, महादेवी वर्मा की रचना और गद्य पर आधारित है। इसी वजह से मैंने आपसे बोला था कि बहुत क्वेश्चन आपको नए मिलने वाले हैं जो आपको याद रखने हैं। अब महादेवी वर्मा के बारे में, आधुनिक युग की मीरा बोला जाता है और अन्य नाम भी आता है इनका। क्या बोलते हैं इन्हें हम, सरस्वती बोलते हैं, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इन्हें क्या बोला है, तो बताना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती बोला है। आधुनिक युग की मीरा तो है, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरस्वती की संज्ञा भी दी है। और छायावाद जो हमारे कवि है चार, उसमें एकमात्र महिला आती है महादेवी वर्मा। इनका संबंध कहां से है, तो बताना इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। महादेवी वर्मा के जन्म के बारे में हमारे एग्जाम में ही पूछा गया है। 1907 में जन्म हुआ था और 1987 में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। ठीक है, तो संबंध कहां से, उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन पूछा जाए इनकी पहली रचना, तो पहली रचना कौन सी थी इनकी, निहार इनकी पहली रचना थी। जबकि अन्य रचनाओं में रश्मि, पथ के साथी, दीपशिखा, यामा जो हमारे ऑप्शन में भी दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट अन्य रचना जो आपको याद रखना है, इनकी एक रचना आती है, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। आज खरीदेंगे हम ज्वाला इनकी रचना है, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार हमारे एग्जामों में पूछी गई है। एक कहानी आती है महादेवी वर्मा की, अगर आपने नाम सुना होगा, कहानी का नाम याद रखना, गिल्लू। कौन सी कहानी है महादेवी वर्मा की, गिल्लू। ठीक है, याद रखना महादेवी वर्मा के बारे में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें क्या दिया गया हमें, शरीर के पर्यायवाची शब्द में एक अशुद्ध बताना है, शुद्ध नहीं बताना, अशुद्ध बताना है। कौन सा शरीर का पर्यायवाची नहीं होता। अंग, अवयव, हिस्सा, भाग सब होते हैं, जैसे अंग, अवयव, हिस्सा, भाग, उसके बाद गात, बपू, काया। अंग, अवयव, हिस्सा, भाग, गात, ठीक है, बपू, काया, तो कौन सा नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा हमारा, बसु शरीर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, अन्य शब्द सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 13, एक और नया क्वेश्चन आया है, देखो बिल्कुल नए रूप के साथ आया है। और क्या पूछा गया है, कौन सा शब्द द्रव्यात्मक नहीं है, अर्थात ऐसा शब्द कौन सा नहीं है जो ध्वनि से उत्पन्न होते हैं, यह क्वेश्चन पूछा है। ध्वनि से उत्पन्न होने वाला शब्द कौन सा नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा। देखो नए तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यही मैं आपसे कहता हूं कि आप जहां भी पेपर हो, आप अपने पेपर जरूर लगाया करो, क्योंकि उससे हमें यह पता चलता है कि किस किस तरह से हमारे एग्जामिनर क्वेश्चनों को बदलते हैं। आप बताओ कौन सा शब्द है जो ध्वनि से उत्पन्न नहीं होता। पहला दिया गया है, क्या लिखा गया है, खियाना। दूसरा दिया गया है चिंगाड़ना। तीसरा दिया गया है भिन भिनाना। और चौथा रंभाना। कौन सा शब्द है जो हमारा ध्वनि से उत्पन्न नहीं है। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरह से बनाई थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा दिया गया है,
खियाना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जबकि चिंगाड़ना, जब हम तेज चिल्लाएंगे तो ध्वनि से उत्पन्न होगा। रंभियाना, इसका मतलब होता है तेज तेज रोने को रंभियाना बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया भिन भिनाना, तो ये शब्द हमारे ध्वनि से उत्पन्न हुए हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये ध्वनि से उत्पन्न नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 अलंकार से पूछा गया है। तो रूप है, किरण है, सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है, पवन है, विस्तार है गगन में। एक चीज का कितनी बार उल्लेख किया है, देखो एक ही चीज को क्या बोला गया है, एक ही चीज को, तू ही रूप है, तू ही किरण है, तू ही सौंदर्य है, ठीक है, सुमन में। उसके बाद देखो फिर क्या बोला, तू ही प्राण है, तू ही पवन है, तू ही विस्तार है गगन में। एक ही शब्द का कितनी बार उल्लेख, जब उल्लेख हुआ तो आंख बंद करके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्लेख अलंकार। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 दो हमारे आंसर दिए गए हैं। पहला जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप मतलब हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यदि हम अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाएंगे तो हम बोल देंगे अनुजा, अर्थात क्या जोड़ देंगे हम उसमें, आप प्रत्यय जोड़ देंगे, क्या बोल देंगे, अनुजा हो जाएगा, बन जाएगा हमारा स्त्रीवाचक। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है जगदीश शब्द में सही विच्छेद बताना है, बस सही सही संधि विच्छेद बतानी है। पहले दिया गया है जगत धन ईस, बी दिया गया है जग धन दीस, या उसके सी दिया गया है जगत दे दिया धन ईस, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा जगत धन ईस, हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया गया है और क्या पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द तत्सम नहीं है उसका चयन करना है। कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, चोर, चंचू, चतुर्थी या चतुष्पद, क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, ये हमारा तत्सम नहीं है, तो इसका सर तत्सम रूप क्या होगा, तो आपको बताना है। जब आप दो मात्रा लगा दोगे तो ये हमारा तत्सम बन जाएगा, जब आप इस पे एक मात्रा लगा दोगे ये हमारा तद्भव बन जाएगा। इसी तरह से एक और शब्द आता है हमारा, आता है तैल, यदि आप इसने दो मात्रा लगा दी तो हमारा तत्सम बन जाएगा, और आपने एक मात्रा लगा दी तो तद्भव बन जाएगा। सेम कंडीशन चोर की और सेम कंडीशन आती है तेल की, जब दो मात्रा लगा दोगे तो तत्सम में चले जाते हैं, और एक मात्रा लगा देते हैं तो तद्भव में ही रह जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कौन सा तत्सम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्या दिया गया है, मनोहर श्याम जोशी ने किस साप्ताहिक पत्र में संपादक के रूप में कार्य किया। ये नहीं पूछा है इनका पत्र कौन सा है, ये पूछा है किस पत्र में मनोहर श्याम जोशी ने एक संपादक के रूप में कार्य किया था। अब मनोहर श्याम जोशी जो भी कवि हमारे आते हैं इनके बारे में हम पूरा डिस्कस करते हैं, ठीक है, और अब तक इतना कर चुके हैं। यदि आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपके कवि से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बात कर लेते हैं मनोहर श्याम जोशी का संबंध कहां से, तो इनका संबंध कौन से राज्य से है, राजस्थान से इनका संबंध है। अजमेर में जन्मे थे, कब जन्मे थे तो बताना, 1933 में अजमेर में ये जन्मे थे, और अंतिम सांस दिल्ली में लेते हैं 2006 में, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, इनका उपनाम है भारतीय टीवी धारावाहिक का पिता बोला जाता है। भारतीय टीवी धारावाहिक का पिता किसे बोला जाता है, मनोहर श्याम जोशी को बोला जाता है। ठीक है, इनके धारावाहिक बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आपने नाम सुना होगा, हमारा पहला धारावाहिक कौन सा था, हम लोग, इन्हीं का था, मनोहर श्याम जोशी का। उसके बाद हमसे और आते हैं जैसे हम लोग, उसके बाद अन्य में आता है जैसे हम लोग के बाद याद रखना आसमान, उसके बाद अन्य, गाथा, नेक्स्ट मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग, उसके बाद बुनियाद भी आता है, क्या नाम है याद रखना, बुनियाद। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं है, याद रखना, हमारे एग्जाम में रिपीट होती रहती है। संबंध कहां से, कब जन्मे, कब इनकी मृत्यु
हो जाती है। ठीक है, 2005 में इन्हें साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है, आपको ये भी याद रखना है। कब? 2005 में हिंदी साहित्य पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। ठीक है, इनके बारे में इतनी चीजें हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था इनसे, किस साप्ताहिक पत्र में संपादक के रूप में कार्य करते थे, तो बताना साप्ताहिक हिंदुस्तान में। क्वेश्चन नंबर 19 और एक और नया क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है? वह बीमार ठीक हो गया जो अस्पताल में मिला था। रेखांकित वाक्य में क्या पूछा गया है? उपवाक्य बताना है। देखो, उपवाक्य और जो हमारे होते हैं पदबंध, यहां से हमारे हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आप बिल्कुल तैयार रहा करो, क्वेश्चन कहीं से भी आए, हिंदी बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, जबान पर होनी चाहिए। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो हमारे उपवाक्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछे जाए उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, तो बताना सर 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है हमारा संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य की पहचान है कि इसमें वाक्य के बीच में की शब्द आता है। किसी वाक्य में की शब्द आ जाए, जैसे होता है वह बीमार है की, तो हमारा संज्ञा उपवाक्य हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा होता है हमारा, आपको याद रखना, विशेषण उपवाक्य। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य भी पहचान है, इसमें क्या क्या आते हैं आपको याद रखना। इसमें आते हैं, एक शब्द आएगा जो हमारे इसमें पूछा भी गया है, देखो ये दे दिया इन्होंने जो। उसके बाद शब्द आएगा आपका जैसा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। उसके बाद शब्द आएगा जो, जैसा, जितना, जिसके, और लास्ट आ जाएगा आपका जिसका। ये शब्द मिल जाए, आंख बंद करके आप विशेषण उपवाक्य लगा देना, ये आंसर भी हमारा विशेषण उपवाक्य ही होगा। उसके बाद अगला होता हमारा क्रिया विशेषण, तीसरा जो होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इसकी पहचान के लिए क्या लगाते हैं हम इसमें, तो याद रखना, इसमें आता है एक शब्द जब के बाद आएगा ज्यों, जब, ज्यों, उसके बाद जहां। अगर आपको यह शब्द मिल जाए तो कौन सा हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आपको याद रखना, उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताना सर 3 होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, पहचान के लिए की आता है। विशेषण उपवाक्य, पहचान के लिए जो, जैसा, जितना, ठीक है, जिसको और जिसका आते हैं। क्रिया विशेषण में जब, ज्यों और जहां आता है। क्वेश्चन में जो दिया गया था आप अब कर दोगे, वह बीमार ठीक हो गया जो अस्पताल में मिला था। आंसर हो जाएगा हमारा विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है और क्या पूछा गया है? यथाविधि, यथास्थान, यथाशक्ति। उम्मीद करता हूं अगर आप अपने रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आप इसे कंप्लीट कर चुके होंगे। इतनी ही देर लगती है बस क्वेश्चन सोल्व करने में कि किस समास में यथा, यावत, हर, भर, डर, नी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा, यावत, हर, भर, नी, डर, उसके बाद और आएगा बे। तो किस में आते हैं सब? अन्य शब्द भी आते हैं, जैसे आ भी आएगा, अन। तो ये शब्द है, बिल्कुल आप इन्हें याद कर लेना, बिल्कुल जिस तरह से बोलते हैं आ, अनु, यथा, यावत, हर, भर, नी, डर, बर, बे, और आंसर हो जाएगा हमारा अव्ययभाव समास। उसके बाद नेक्स्ट आपको गिव अवे में आंसर देना है कि तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं और कौन से उपभेद होते हैं, ये आपके लिए गिव अवे है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और लगे कि हाँ इस वाले प्रैक्टिस सेट में हमारे बहुत नए क्वेश्चन थे, ठीक है, तो आप कमेंट करना और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किसी भी तरह से हमारे एग्जाम में घुमाया जा सकता है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।